कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी केआरसीएल की तरफ से एक बहुत बड़ा और बहुप्रतीक्षित रिक्रूटमेंट ड्राइव सामने आया है। सच कहूं तो पब्लिक सेक्टर में एक शानदार करियर बनाने का ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो आइए इस एक्सप्लेनर में इस नोटिफिकेशन की हर एक अहम डिटेल को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि एक अधिकारी के तौर पर इस प्रतिष्ठित संस्था का हिस्सा बनने के लिए किन किन पैमानों पर खरा उतरना होगा। अब ये कोई आम नौकरी बिल्कुल नहीं है। केआरसीएल भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत एक बेहद सम्मानित उपक्रम है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस संस्था का बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए इन्हें ऐसे पैशनेट युवा प्रोफेशनल्स की तलाश है जो सीधे तौर पर बड़ी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले सकें। इस पूरे प्रोसेस में एक नंबर है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है और वो है 24। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक सख्त अल्टीमेटम है। 24 मई 2026 को शाम 5:30 बजे से पहले हर हाल में एप्लीकेशन नवी मुंबई ऑफिस पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद आने वाले किसी भी एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए इस डेडलाइन को तो दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, केआरसीएल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दूसरा, उपलब्ध रोल्स और वैकेंसीज। तीसरा, महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चौथा, सिलेक्शन प्रोसेस और अंत में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की प्रमुख जिम्मेदारियां। चलिए सीधे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। केआरसीएल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और पब्लिक सेक्टर में इस एंट्री का असल मतलब क्या है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी पोजीशंस जूनियर स्केल एग्जीक्यूटिव्स यानी ग्रुप बी की हैं। ये सीधी भर्ती 11 अलग अलग विषयों में हो रही है, लेकिन एक बात साफ है, संस्था को सिर्फ कागजी डिग्रियों वाले लोग नहीं चाहिए। उन्हें ऐसे मजबूत लीडर्स की तलाश है जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड शानदार हो और जो अपने काम में एक प्रोएक्टिव अप्रोच ला सकें। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, उपलब्ध भूमिकाएं और रिक्तियां। देखते हैं कि असल में कौन कौन से पद खाली हैं। वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर और मटेरियल रोल्स के लिए कुल 6 जगह है, जिसके लिए 2023 से 2025 के बीच का वैध गेट स्कोर अनिवार्य है। मैनेजमेंट वाली भूमिकाओं जैसे असिस्टेंट ट्रैफिक या डिप्टी जनरल मैनेजर के 6 पदों के लिए वर्ष 2023 या उसके बाद का वैध कैट स्कोर जरूरी है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर्स के 3 पदों के लिए एमबीबीएस और फाइनेंशियल एडवाइजर के 2 पदों के लिए सीए या सीएमए की स्पष्ट मांग की गई है। तीसरा हिस्सा काफी क्रूशियल है, महत्वपूर्ण पात्रता आवश्यकताएं। यही वो गेटकीपर्स हैं जो तय करेंगे कि आप अगले राउंड में जाएंगे या नहीं। उम्र की बात करें तो कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2026 रखी गई है। स्टैंडर्ड एज लिमिट 18 से 30 साल है, लेकिन एससी कैंडिडेट्स के लिए ये सीमा 35 साल तक और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33 साल तक है। जो लोग पहले से ही केआरसीएल में सर्विंग एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी छूट है। अनारक्षित श्रेणी के लिए 45 साल, ओबीसी के लिए 48 साल और एससी कर्मचारियों के लिए 50 साल तक की छूट दी गई है। एजुकेशन के मामले में यहाँ रूल्स काफ़ी सख्त हैं। ज़्यादातर रोल्स के लिए कम से कम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना बिल्कुल मस्ट है। केवल कुछ गिने चुने पदों में एससी कैंडिडेट्स के लिए ये 50% है। साथ ही डिग्री सिर्फ और सिर्फ मान्यता प्राप्त सरकारी, यूजीसी या एआईसीटीई संस्थानों से ही होनी चाहिए। और हाँ, आपका गेट या कैट का स्कोर क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर या उससे ज़्यादा होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, चयन प्रक्रिया। एलिजिबिलिटी साबित होने के बाद आखिर सिलेक्शन होगा कैसे? सिलेक्शन के यहाँ 2 बिल्कुल अलग रास्ते हैं। असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर यानी एएमओ और असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर यानी एएफए के लिए एक रिटन एग्जाम होगा, जिसके बाद प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन बाकी सभी एग्जीक्यूटिव रोल्स के लिए कोई नया रिटन एग्जाम नहीं है। उनका सिलेक्शन उनके पहले से मौजूद वैध गेट या कैट स्कोर, साथ ही प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू पर निर्भर करेगा। एएमओ और एएफए कैंडिडेट्स के लिए मार्किंग सिस्टम काफ़ी क्लियर है। अकेले रिटन एग्जाम का वेटेज कुल स्कोर का 70% है, जो बताता है कि डोमेन नॉलेज यहाँ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बचे 30% में से 20% पर्सनल इंटरव्यू के लिए और 10% किसी दिए गए टॉपिक पर प्रेजेंटेशन के लिए है। कुल मिलाकर लिखित परीक्षा यहाँ असली गेम चेंजर है। वहीं दूसरी ओर बाकी सारे रोल्स के लिए अप्रोच एकदम 50-50 वाली रखी गई है। आपका बेस्ट वैलिड गेट या कैट स्कोर कुल इवैल्यूएशन का ठीक आधा यानी 50% कवर करेगा। बाकी का 50% पूरी तरह से इन पर्सन परफॉर्मेंस पर टिका है, जिसमें 25% कम्युनिकेशन स्किल्स पर रखने वाले प्रेजेंटेशन के लिए है और 25% पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और अब आखिरी हिस्सा, डिपार्टमेंट के हिसाब से प्रमुख जिम्मेदारियां। सिलेक्शन होने के बाद असल में दिन भर का काम कैसा होगा?
टेक्निकल साइड की बात करें तो काम बहुत ही शानदार और इम्पैक्टफुल है। सिविल इंजीनियर्स सीधे सुरंगों और पुलों के निर्माण का काम देखेंगे। आईटी टीम सिर्फ बेसिक सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि वो एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसर्च को लीड करेगी। सिग्नल और टेलीकॉम वालों पर कवच जैसे एडवांस सिस्टम लागू करने की जिम्मेदारी होगी। और मैकेनिकल इंजीनियर्स वो जरूरत पड़ने पर 140 टन की भारी भरकम क्रेन के साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस भी लीड करेंगे। है ना कमाल की बात? ऑपरेशंस और मैनेजमेंट रोल्स भी किसी से कम नहीं है। सच कहूं तो यही संगठन की रीढ़ है। ऑपरेटिंग और कमर्शियल टीम्स माल ढुलाई और आरओ मार्केटिंग संभालेंगी। मटेरियल डिपार्टमेंट बड़ी बड़ी खरीद और स्क्रैप डिस्पोजल की प्लानिंग करेगा। अकाउंट्स टीम प्रोजेक्ट फाइनेंस और ऑडिट्स जैसी क्रिटिकल चीजें मैनेज करेगी। और मेडिकल ऑफिसर्स के जिम्मे स्टाफ की हेल्थ केयर और इमरजेंसी रिस्पांस जैसी बेहद संवेदनशील जिम्मेदारियां होंगी। तो सारी डिटेल्स अब सामने हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या क्वालिफिकेशंस उन पैमानों पर खरी उतरती हैं जिनकी मांग की गई है? और सबसे जरूरी बात, क्या वो एप्लीकेशन 24 मई की शाम 5:30 बजे से पहले सही सलामत नवी मुंबई ऑफिस पहुंच जाएगा? समय आ गया है इस इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करने का। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।